हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू स्टोरी में जिसका नाम है द सुप्रीम ऑफ गॉड्स। हमारी स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मार काट खून खराबा और भी बहुत सी खतरनाक चीज़ें हो सकती है, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। अब जबकि मैं मार्शल पाथ की सेकेंड लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मैं शर्मा खानदान के अपने बाकी साथियों से नीचे तो बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास अब खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने का अधिकार भी है। यश अपनी एक्साइटमेंट को धीरे धीरे शांत करता है और इसके बाद वो सोचने लगता है मार्शल पाथ को टोटल 9 लेवल्स में बांटा गया है और इनमें से पहले 3 लेवल्स को पावर ट्रेनिंग लेवल्स कहा जाता है और हर अगला लेवल पिछले लेवल के बाद में मुश्किल होता जाता है। और ये बात हर कोई जानता है। जो लोग इन लेवल्स के बीच में होते हैं उन्हें मार्शल डिसाइपल्स कहा जाता है और इनका पूरा फोकस अपनी बॉडी को ट्रेनिंग करने और अपने ब्लड और अपनी ताकत को मजबूत करने पर होता है, ताकि ऊंची लेवल्स के लिए उनकी एक अच्छी नींव बन सके। शरीर से ही हर तरीके की साधना की जाती है और शरीर ही इस साधना की बुनियाद है। इसलिए पावर ट्रेनिंग लेवल्स का मजबूत होना बाद के रैंकों पर सीधा असर डालता है। भले ही मार्शल डिसाइपल्स सबसे निचले लेवल के होते हैं, लेकिन लेवल 3 का पीक वो किसी से कम भी नहीं होता। जो लोग लेवल 3 के पीक पर पहुंच जाते हैं उनके पास कम से कम 700 से 800 पाउंड्स की ताकत होती है और जिनकी बॉडी जन्म से अच्छी होती है वो तो 1000 पाउंड से भी ज़्यादा की ताकत अपने हाथों के अंदर रख सकते हैं। वो अपने खाली हाथों से ही बाघ और तेंदुए को ऐसे ही फाड़ सकते हैं। जबकि यश खुद अभी मार्शल पाथ की सिर्फ दूसरे लेवल तक पहुंचा था, लेकिन उसके पास अभी ही 400 से 500 पाउंड की ताकत थी, जो आम लोगों की रेंज से तो बहुत ज़्यादा थी। और अगर वो कोई पावरफुल मार्शल स्किल सीख लेता तो फिर उसके आसपास के 10 आम लोग भी एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। अगर मैं मार्शल पाथ के तीसरे लेवल तक पहुंच गया तो मेरे पास 700 से 800 पाउंड तक की ताकत होगी और मेरी स्ट्रेंथ कम से कम दोगुनी तो हो ही जाएगी। यश के मन में अभी बार बार यही बातें आ रही थी। बेशक यश जिस चीज के लिए तरसता था वो था मार्शल पाथ की चौथी लेवल से ऊपर जाकर एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनना। मार्शल पाथ की चौथी से छठी रैंक को ची एक्यूमुलेशन रैंक कहा जाता है और इस रैंक को असली मार्शल डिसाइपल्स की रैंक भी कहा जाता है। इस रैंक में कदम रखते ही एक असली मार्शल आर्टिस्ट की फिजिक, स्ट्रेंथ और ब्लड बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। वो अपने अंगों को और भी मजबूत कर पाता है और मार्शल पाथ की इनर स्ट्रेंथ को समझ पाता है। ये इनर स्ट्रेंथ शुद्ध शारीरिक हमलों की सीमा से बहुत परे होती है। उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है और उनके पास ऐसी काबिलियतें आ जाती है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार एक असली मार्शल डिसाइपल बनने के बाद वो दुनिया की आम सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और बाकियों से ऊपर उठ जाते हैं। नीलगिरी कस्बे में ही यश ने यह ठान लिया था कि उसे चौथी रैंक से ऊपर उठकर एक असली मार्शल डिसाइपल बनना है। और जब वो शर्मा खानदान के यहाँ आया तो उसका यह सपना एक कदम और नजदीक आ चुका था। और जैसे ही यश को ये समझ आता है कि वो रैंक 2 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, उतने में उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी के साथ वो फटाक से भागते हुए अपने पुराने आंगन से निकलकर अपने घर के अंदर जाता है और अपने माता पिता से ये बातें कह देता है। मार्शल पाथ की दूसरी रैंक। उसके पिता वीरेंद्र और मिसेस शर्मा दोनों के दोनों हैरान रह गए थे, लेकिन तुरंत ही उन दोनों ने राहत की सांस भी ली। यश का इस उम्र में बिना किसी बाहरी मदद के दूसरी रैंक तक ब्रेक थ्रू करना ये दिखाता था कि उसका टैलेंट बाकी के लोगों से बहुत बेहतर है। अब तुम 2 महीने बाद होने वाली खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के लिए अपना बेस्ट दे सकते हो बच्चे। तुम्हें कोई भी बड़ी रैंक लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खानदान में बस हमारी ज्यादा बेइज्जती मत करवाना। वीरेंद्र के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी थी, लेकिन वो थोड़े शर्मिंदा भी थे। जबकि यश की माँ तो एक राहत की सांस ले रही थी, जैसे उसके कंधों पे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो इसी बात से संतुष्ट थी कि यश रैंक 2 तक तो पहुंच गया और यही उसकी माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि यश का गोल यहाँ तक ही सीमित नहीं था। वो एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने और मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अब जबकि मैं मार्शल पाथ की दूसरे रैंक तक पहुंच चुका हूं, तो खानदान के अंदर मेरी पोजीशन भी थोड़ी ऊपर आ जानी चाहिए। अब मेरे पास मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की पहली मंजिल में जाने का अधिकार है। सुना है खानदान की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में बहुत सारी कल्टीवेशन तकनीकें और मैनुअल्स भी हैं। और जैसे यश के दिमाग में ये सब आता है, यश तुरंत ही मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की तरफ चल देता है।
क्या यश? यश अभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पीछे से एक लड़की की जानी पहचानी सी आवाज आती है, जो थोड़ी हैरान भी थी, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कोमलता भी थी। और यश को थोड़ा याद करके अच्छे से समझ आ जाता है कि ये किसकी आवाज है। यश ने ये आवाज बहुत लंबे समय से नहीं सुनी थी, और इसी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी अकड़ने लगती है, क्योंकि हाथों में हाथ डाले एक लड़का और एक लड़की यश के पास से गुजर चुके थे और अब वो उसके पीछे थे। लड़का बैंगनी कपड़ों में था, जिसकी बाहें लंबी और सीधी थी। उसका शरीर भी एकदम सीधा था। उसकी आंखों में एक तीखापन था और उसकी कल्टीवेशन मार्शल पाथ की लेवल 3 के पीक तक पहुंच चुकी थी। इस लड़के के आसपास सभी खानदान के डिसाइपल्स को एक गहरा दबाव महसूस हो रहा था। एक मिनट, ये तो खानदान का 3rd रैंक डिसाइपल आदित्य है ना? आसपास से बहुत से लोग अभी हैरानी में चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डर और दहशत से भी भरे थे। जबकि आदित्य के बगल में बर्फ जैसे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। इसकी उम्र यश के बराबर ही लग रही थी, करीब 13 या 14 साल। और ये लड़की बहुत ही सुंदर थी, जैसे जन्म से खूबसूरती लेके पैदा हुई हो। आरुषि? यश ने सफेद कपड़ों वाली लड़की की तरफ देखा और उसके होठों पर अनजाने में ही एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो थी आरुषि, जो 6 महीने पहले उसी के साथ शर्मा खानदान में आई थी। उस साल जब वो नीलगिरी कस्बे में था, आरुषि उसकी पूजा करती थी और उसे बहुत ही मानती थी। लेकिन शर्मा खानदान में आने के बाद वो धीरे धीरे अलग हो गए और तब से वो बिल्कुल अजनबियों जैसे हो चुके थे। शर्मा परिवार में आने के बाद आरुषि ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके तेजी से 3rd रैंक डिसाइपल आदित्य के साथ अपना हाथ मिला लिया था, और वो खुद भी आधे महीने पहले मार्शल पाथ की 2री रैंक तक पहुंच चुकी थी। और ये साफ था कि ये सब आदित्य से हाथ मिलाने की वजह से हुआ था। जब यश ने उन दोनों को देखा तो आरुषि और आदित्य आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। आदित्य ने सर हिलाया और उसने यश की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन तभी आरुषि यश के सामने आती है और उसे करीब से देखती है। आरुषि के एक्सप्रेशंस इस समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे और उसने गहरी आह भरी। यश, तुम आखिरकार मार्शल पाथ की 2री रैंक तक पहुंच ही गए, लेकिन आरुषि अब भी तुम्हें एक सलाह देना चाहती है। बहुत ज़्यादा जिद्दी मत बनना। जब हम खानदान में घुसते हैं तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट लो होती है और तुमसे आगे जा चुके डिसाइपल्स को पकड़ना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन ही होगा। आरुषि अभी अपनी बात बोल ही रही थी, लेकिन तभी एक मिनट, तुम क्या कहना चाहती हो? यश उसकी बात बीच में काट देता है और इस समय यश का चेहरा बहुत ही ठंडा था। लेकिन ये सब होता देख आरुषि के चेहरे पर एक गुस्से की झलक आ जाती है और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, यश, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ। जाओ और जाकर आदित्य के सामने गिड़गिड़ाओ, ताकि वो तुम्हें किसी अच्छी क्लास के अंदर लगा देगा। वो तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा, जिससे तुम शर्मा खानदान के अंदर अच्छी तरीके से मिल पाओगे और तुम किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ोगे और सबसे बच सकोगे। लेकिन फिर से उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने गुडविल दिखाऊं, उसके सामने झुकूं? यश तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और इस बार फिर से वो आरुषि की बात को बीच में काट चुका था, जिसके बाद यश ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। और दूसरी ओर आदित्य का स्वभाव भी बहुत ही ठंडा और अहंकारी था। जब भी वो यश की ओर देखता तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी तुच्छ प्राणी को देख रहा हो, जबकि यश की ये ठंडी मुस्कान देखकर आरुषि को तुरंत सब कुछ समझ आ जाता है। आखिर आरुषि बचपन की दोस्त थी यश की और वो यश को पूरी तरीके से समझती थी। आरुषि वापस आदित्य के पास आ जाती है और धीमी आवाज में कुछ कहने लगती है। एहसान फरामोश कचरा कहीं का। आदित्य की ठंडी आवाज गूंज उठती है। कचरा? यश की बाहें तन जाती है, लेकिन इसके बाद आदित्य धीरे धीरे यश की ओर आने लगता है। मैंने सुना है कि तुम नीलगिरी कस्बे के जीनियस हो, लेकिन शर्मा खानदान के अंदर ये नीलगिरी का जीनियस अब जोकर कैसे हो चुका है, जरा बताओगे मुझे? चिंता मत करो कचरे, खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर मैं तुम्हें हराने के लिए सिर्फ एक चाल का यूज करूंगा। आदित्य की ऐसी ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर अब तो यश का भी दिमाग फिर चुका था, लेकिन अब भी उसके चेहरे के ऊपर एक ठंडी हंसी थी। अरे, तुमने मेरे मन की बात भी पढ़ ली। मैं भी ठीक यही चाहता था। तो फिर ठीक है, अब खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर ही मिलेंगे। और इतना कहकर यश फिर से लाइब्रेरी की ओर चल देता है। वो शब्दों से जीतना नहीं चाहता था,
2 महीने में खानदान की मार्शल प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी और उस समय वो अपनी स्ट्रेंथ से सब कुछ बता देना चाहता था। आरुषि ने जब यश को जाते हुए देखा तो आरुषि की आंखों में एक अजीब सी चमक आ चुकी थी। उस पल उसे यश से एक अजीब सी अनजानी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो यश को कभी जान ही नहीं पाई। लेकिन इसके साथ में ये फीलिंग एक ऐसी इंट्यूशन जैसी थी जिसे शब्दों में कभी भी बयां नहीं किया जा सकता। कचरा कहीं का, खुद को बहुत ज्यादा 30 मार खा समझ रहा है। आदित्य यश का मजाक उड़ाते हुए कहता है। उसने तो यश को एक वर्दी अपोनेंट भी नहीं माना था। शर्मा खानदान के बाहरी सर्कल में कम से कम 50 से 60 डिसाइपल्स थे जो मार्शल पाथ की तीसरी रैंक तक पहुंच चुके थे, जबकि आदित्य खुद टॉप 3 की तीसरी रैंक पर था। वो किसी दूसरे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से क्यों ही डरेगा। आरुषि भी अभी मन ही मन आह भर रही थी। यश भी ना खुद मुसीबत को न्योता देता है। मैं आदित्य की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मार्शल पाथ के तीसरे लेवल के कुछ आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स भी उसके एक वार को भी नहीं झेल पाते। यश तो अभी अभी दूसरे रैंक पर पहुंचा है, वो क्या ही कर लेगा। वहीं दूसरी ओर यश खानदान की सबसे जरूरी जगह पर था, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी खानदान की सबसे अहम जगह थी और वहां खानदान के एल्डर्स का पहरा रहता था। ब्रांच डिसाइपल। लाइब्रेरी के अंदर सफेद कपड़ों वाले एक एल्डर ने यश के बैच को देखा और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। नमस्ते एल्डर। यश का चेहरा पूरी तरह से पोलाइट था। वह एल्डर की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अपनी बाई आंख के सेंस से वो एल्डर की बॉडी से एक रहस्यमयी और बहुत ही अजीब सी ताकत को महसूस कर सकता था। वो मांस और खून से पैदा हुई लाल आग की ऑरा जैसी थी, लेकिन वो शरीर की नसों में बह सकती थी। वो आग ऐसी थी जैसे वो शरीर के अंदर रुकी हुई हो, लेकिन अगर वो बाहर फटी तो अपने आसपास के चारों ओर के मेटल या फिर किसी भी चीज को तबाह करके रख सकती है। यश भी अच्छे से जानता था कि ये सफेद कपड़ों वाले एल्डर अपनी इनर स्ट्रेंथ को परफेक्ट कर चुके हैं और वो अपनी इस इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर एक बिजली जैसी ताकत से बहुत ही बड़ा धमाका आसानी से कर सकते हैं। अगर यश जैसे 100 लोग भी उनके सामने एक साथ आ जाएं, तो एल्डर बस एक चुटकी बजाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। आमतौर पर सिर्फ मार्शल पाथ की चौथी रैंक वाले या उससे ऊपर वाले लोगों के पास ही इनर स्ट्रेंथ होती है कि यश जैसे डिसाइपल के पास इनर स्ट्रेंथ होना एकदम नामुमकिन था। यश ने एल्डर को सम्मान दिखाते हुए कहा, एल्डर, मैं दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र में मार्शल पाथ की दूसरी रैंक तक पहुँचना तुम्हारे लिए बुरा तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि इनर डिसाइपल बनने से पहले मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में घुसते समय ब्रांच डिसाइपल और मेन डिसाइपल के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है। सफेद कपड़े वाले एल्डर बेरुखी से यश की ओर ये बोलते हैं। वहीं यश ये सब सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे शर्मा खानदान के नए नियमों के बारे में कुछ याद आता है, वो तुरंत सब कुछ समझ जाता है। जैसी एल्डर की इच्छा, आप जो चाहे वो मुझसे करवा सकते हैं। यश अच्छे से सब कुछ समझ गया था। उसके पास अभी ताकत नहीं थी कि वो इस एल्डर से लड़ सके, और जब तक उसके पास ताकत नहीं है तब तक उसके पास लड़ाई करके अंदर जाने का तो कोई तरीका नहीं है। सफेद कपड़ा वाले एल्डर ने बिना किसी इमोशंस के साथ कहा, मार्शल पाथ की दूसरी रैंक के डिसाइपल सिर्फ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की पहली मंजिल में ही घुस पाएंगे। लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर बहुत सारी लो रैंक मार्शल आर्ट्स है और कुछ मिडिल रैंक मार्शल आर्ट्स भी है। मेन खानदान के डिसाइपल्स ज्यादा से ज्यादा 2 मिडिल रैंक मार्शल आर्ट्स या फिर 4 लो रैंक मार्शल आर्ट्स बाहर प्रैक्टिस के लिए 2 महीने तक ले जा सकते हैं, जबकि ब्रांच खानदान के डिसाइपल्स 1 मिडिल रैंक या फिर 2 लो रैंक की तकनीकें बाहर ले जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। नियमों को सुनकर यश ने एक गहरी सांस ली। जी एल्डर, मैं समझ गया। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के नियमों में मेन डिसाइपल्स और ब्रांच डिसाइपल के बर्ताव में बहुत बड़ा अंतर था, चाहे वो चुनने की संख्या में हो या फिर ट्रेनिंग का समय। ब्रांच डिसाइपल्स मेन डिसाइपल की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। फर्क बेसिक तौर पर 2 गुना था, जिसके बाद यश को अपने सामने खड़े उसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो अब तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारा ट्रेनिंग का आधा घंटा शुरू होता है अब। सफेद कपड़ों में मौजूद एल्डर की परमिशन मिलते ही यश तुरंत उस लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है, जिसके अंदर जाने का सपना उसने न जाने कब से देख रखा था।